नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत तक की बड़ी खबर के साथ तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 86वें एआईपीओ आज आखिरी दिन समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समापन सत्र को संबोधित भी सीएम योगी करेंगे। विधानसभाओं की बैठकों के लिए भी हो चर्चा। 28 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभाओं की बैठकों के लिए भी इसमें चर्चा। 28 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो 86वें एआईपीओसी का आज आखिरी दिन है। समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समापन सत्र को संबोधित भी करेंगे। तो विधानसभाओं की बैठकों के लिए इसमें चर्चा होगी। 28 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि लखनऊ से बड़ी खबर, 86वें एआईपीओसी को लेकर यहां पर आज उसका आखिरी दिन है, जहां आपको बता दें कि कुल मिलाकर यहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समापन समारोह में सत्र को संबोधित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। वहीं दूसरे भी कई विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां पर विधायिकाओं के कार्यप्रणाली में भी गुणवत्ता के मानक स्थापित करने पर जोर दिया। फिलहाल देखिए यहां पर आपको बता दें कि आज इसका आखिरी दिन है। समापन समारोह में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समापन सत्र को संबोधित भी सीएम योगी होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अगर बात करें तो आज समापन समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। देखिए, देश भर के पीठासीन अधिकारी और के सचिवों का इस वक्त लखनऊ के विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा और ये जो पीठासीन अधिकारी दिवस है इसका समापन होना है। ऐसे में पूरे कार्यक्रम के समापन पर आज मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा और इस पूरे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के अन्य मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। अभी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा विभिन्न समितियों की बैठक हुई। दूसरे दिन 20 जनवरी को पूर्ण सत्र के दौरान एजेंडा के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रमों का भी आयोजन। समापन सत्र आज है और आज विधायी परंपराओं, संसदीय नवाचारों और को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर संवाद होगा। यानी कि जो देश भर के विधानसभा से विधान परिषद के सचिव हैं, विधानसभा के जो सचिव हैं वो पधारे हैं, वो इन विषयों पर अपनी बात रखेंगे। आज कार्यक्रम का समापन होगा। के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कल जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथिगण आए हुए हैं, इनको अयोध्या धाम का भ्रमण कराया जाएगा। जी बिल्कुल पुनीत। और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अब अगर कार्यप्रणाली की बात हो, गुणवत्ता के मानक स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा कि आखिरकार गुणवत्ता किस तरीके से बेहतर हो। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधन में कहा कि विधायी संस्थाओं के कार्यप्रणाली में गुणवत्ता के मानक स्थापित करने चाहिए। ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बोल रहे थे तो देश भर की जो विधिकाओं से आए हुए अधिकारी थे वो उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यप्रणाली में समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो सतीश महाना, उनके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ से हमें सीखना चाहिए। मुख्य बिंदु होते हैं उनको किस तरीके से विधिकाओं में सम्मिलित किया जाए। तरीके से जब सत्र चलते हैं तो विधायकों को जो उनके मेन पॉइंट्स रहे उस पर बोलने के मौका देना, तमाम तरीके की बात उन्होंने कही। इस एआईपीओसी सम्मेलन में जिस तरीके से प्रमुख विचार विमर्श हुआ है उसको स्मरण करते हुए ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा यहाँ से बहुत कुछ सीख करके ले जाना चाहिए और बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के विधायी कार्य अधिकारियों को अन्य प्रदेशों में जो विधानसभा के अधिकारी यहाँ प्रस्तुत हुए हैं उनसे सीखना चाहिए। जी बिल्कुल पुनीत मोहन हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब आगे बात केजीएमयू की करते, जहां पर धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन अभी भी है। पुलिस ने रमीज मलिक को रिमांड पर लिया है। पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर 8 घंटे की पूछताछ में लगभग 50 सवाल यहां पर पूछे गए हैं। आगरा में इस्लामिक मेडिकल ग्रुप पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट आरोपी परवेज से संपर्क भी सवाल यहां पर पूछे गए हैं।
फरारी के दौरान मददगारों पर सवाल किए हैं। आरोपी रमीज का मोबाइल लैपटॉप भी बरामद हुआ है। लैपटॉप में कई अहम सबूत भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। 8 घंटे पूछताछ हुई है। आरोपी जो रमीज है उसका मोबाइल फोन लैपटॉप लिया है, उसमें कई अहम सबूत भी मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर केजीएमयू धर्मांतरण मामले से हुई, जहां पर आपको बता दें कि केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। पुलिस ने रमीज मलिक को रिमांड पर लिया है, जहां पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। जिस आपको बता दें कि 8 घंटे की पूछताछ में लगभग 50 सवाल यहां पर पूछे गए हैं। आगरा में इस्लामिक होस्ट ग्रुप पर सवाल पूछा गया है। दिल्ली ब्लास्ट आरोपी परवेज के पर भी सवाल पूछा गया है। फरारी के दौरान इसको लेकर भी यहां पर सवाल गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए मोबाइल लैपटॉप बरामद हुए। धर्मांतरण की जिस तरीके से साजिश रची जा रही थी, अभी अन्य कितने लोग इसमें शामिल हैं, तमाम सवाल जो हैं वो पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पुनीत, देखिए कम से कम 8 घंटे की ये पूछताछ, जिसमें 50 से ज्यादा सवाल यानी कि धर्मांतरण से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक के सवाल इस दौरान पूछे गए हैं। देखिए, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज को पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। कल 8 घंटे की रिमांड पर जो पूछ हुई है उसमें एसएन मेडिकल कॉलेज में जहां उसने एमबीबीएस की पढ़ाई करी, वहां किस तरीके से वो इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप से जुड़ा, किस तरीके से उसके अन्य साथी थे। तकरीबन 3000 डॉक्टरों का जो डाटा है वो भी मेडिकल कॉलेज से एसटीएफ ने मंगाया है और एसटीएफ भी उसकी जांच कर रही है। फिलहाल रमीज के पास जो मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुआ है उसमें कई डाटा डिलीट किए गए हैं, कई नंबर डिलीट किए गए हैं, कई नंबरों से व्हाट्सएप पर चैट हुई थी वो भी डिलीट कर दिया गया है। ऐसे में फोरेंसिक टीम इस डिलीट डाटा को रिकवर करने में जुटी है और पूरी तरीके से पुलिस का मानना है कि अगर ये डाटा कवर हो जाता है तो इस गिरोह से जुड़े हुए बाकी लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। सुरक्षा कारणों से फिलहाल रमीज को गोपनीय जगह पर रखकर पूछताछ करी जा रही है। अलग अलग टीमें जो काम कर रही हैं, चाहे वो लखनऊ पुलिस की टीम हो या एसटीएफ की टीम हो, लगातार रमीज से पूछताछ कर रही है और धर्मांतरण के दवाओं के सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साध रखी है। सूत्र बताते हैं कि रमीज किसी भी प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे रहा कि पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि नेपाल सीमा तक उसके संपर्क है, उसने कई विदेश यात्राएं भी करी हैं, किन कारणों से करी हैं और डॉक्टर शाहीन के भाई से जो उसकी एक से बात हुई है वो किस प्रकरण को लेकर के हुई है। फिलहाल रिमांड पर लेकर के पुलिस इन पूरे तथ्यों की और देखिए पुनीत, यहीं से हो सकता है कि वो भी एक बड़ा फंसा हो कि अभी, क्योंकि ये जिस तरीके से डॉक्टर्स का ये पूरा ग्रुप बना हुआ, क्योंकि अब दिल्ली ब्लास्ट से भी परवेज से भी इसकी बात होती थी, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रहा है, यानी कि अभी अन्य ऐसे लोग भी हैं जो कि इनके ग्रुप में शामिल और उसी का डेटा पुलिस पूरे तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। सीधे तौर पर डॉक्टर रमीज एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से इसका पहला काजी ने कराया था और एक मौलवी की भी पुलिस को तलाश है जो इसके सहयोगी थे, उन जुड़े साक्ष्य पुलिस को कलेक्ट करने। इसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा कि महिला आयोग के उपाध्यक्ष से लेकर के हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि एचओडी को मामले की बात पता थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इसके अलावा कई अन्य डॉक्टरों का ग्रुप है जो पीड़िता बना रहा था। अब जाहिर तौर पर उन पर शिकंजा कसेगा। ऐसे में डॉक्टर रमीज के तार छांगुर से भी मिले हैं, छांगुर बाबा से उसकी बातचीत हुई है, छांगुर बाबा की गिरफ्तारी पर वो परेशान भी हुआ। ऐसा अगर सारे डिजिटल एविडेंस हाथ लग जाते हैं पुलिस को तो इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पुलिस का ऐसा मानना है कि जब तक इस पुल को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जाएगा, समय के अंतराल पर इस तरीके के कांड होते रहेंगे और अगर इसको ध्वस्त करना है तो इस नेटवर्क में साजिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं यूपी की संभल हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर, सीजीएम विवांशु सुधीर का तबादला हुआ है। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के दिए थे आदेश। आरोपी पुलिसकर्मियों में एसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल, जहां पर एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर संभल के सीजीएम विवांशु सुधीर का ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि फिलहाल संभल कोर्ट के जज हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से जिन पुलिसकर्मियों को लेकर एफआईआर के आदेश दिए गए थे, अब इसी के तहत आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं उनमें एएसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल है। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश था।
तो संभल हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उनका ट्रांसफर जो हुआ है उन्हें सुल्तानपुर भेजा गया है। हिमांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एसपी अनुज चौधरी और इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर अनुज सोमर सहित करीब 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। हिंसा के दौरान नाम के युवक की गोली लगने से मौत हुई थी। आलम के पिता की याचिका पर यह सुनवाई सीजेएम हिमांशु सुधीर ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आखिरकार जो जज थे उनका ही ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर कई ऐसे पुलिसकर्मी थे, चाहे वो एएसपी अनुज चौधरी की बात करें, उनके अलावा कई पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ नंबर के लिए तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एक युवक के लिए परिवार वालों ने आरोप लगाया हुआ, उसका बेटा पापे बेचने जा रहा था, तभी जो पुलिस कर्मियों ने उन्होंने गोली जो चला दी गई थी, जिसके सीने में गोली लगी। उन्होंने चुप कर कहीं जाकर इन्होंने लेट जाके इलाज कराया था। इसी को लेकर के जो है इन्होंने इसकी एफआईआर की सुनवाई की गई थी। तो वहाँ पर जो है जाए तो वहाँ पर आदेश हुआ था, एक आदेश जो है एसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर तोमर के साथ में जो है 15 से 20 कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया था। और इन्हें जो है सुल्तानपुर भेजा जा रहा है। सतीश, अगर बात करें, क्योंकि देखिए इस साल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई ने, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करने से उन्होंने भी इंकार दिया था, तो क्या अब आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत की में इस दौरान अपील की जाएगी? क्या कुछ इसी की खबर भी सामने आ रही है? देखिए, हम बताएं, जैसे बात की जाए तो उनका कहना था, ये एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका कहना था कि हम अपील करेंगे और हम एफआईआर नहीं करेंगे। इसी को लेकर के कोर्ट का आदेश उन्होंने नहीं माना था। तो जो है बात की जाए तो जो यहाँ के जज हैं उनके लिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखना होगा आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बिजनौर में दहशत में दंपति को यहां पर मिली है जान से मारने की धमकी, जहां पर फ्लैट मालिक दी है जान से मारने की धमकी, झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप यहां पर लगाया है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर के फ्लैट मालिक ने दी है जान से मारने की धमकी, झूठे मुकदमों में फंसाने का भी आरोप लगाया है। तो खबर बिजनौर से, जहां पर बता दें कि बिजनौर में दहशत में दंपत्ति है। आपको बता दें कि जो दंपत्ति को यहां पर जान से मारने की धमकी दी गई है, ये धमकी जो दी है वो फ्लैट मालिक ने दी है। तो फिलहाल यहाँ पर झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप भी लगाया है। तो बिजनौर में जहां पर बजरंग अपार्टमेंट में एक दंपति दहशत के साए में जीने को मजबूर है। पिता नीलम सिंह ने पुलिस को प्रार्थना पत्र लिखकर ये बताया कि उनके पति से 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले कपिल कुमार ने शिकायत करने के बाद भी बौखलाकर जान से मारने की धमकी दी। कि 14 जनवरी को आरोपी अपने बेटे गुर्गो के साथ ने फ्लैट पर पहुंचा, गलोच की, साथ ही खुलेआम धमकियां दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार उसके घर की रैकी के हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे कि पूरा परिवार यहां भयभीत है। घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग यहां पर की है। अब चलिए आगे बात बिजनौर कर लेते हैं, जहां पर एक महिला ने अपने मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके मायके वालों ने उसका बच्चा छीन लिया है, उसे बेचने की साजिश यहां पर रच रही है, जान से मारने की धमकी दी है। महिला ने पुलिस अधिकारियों से न्याय कार्रवाई की मांग यहां पर की है। महिला के मुताबिक उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। शादी के बाद उसे ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसने आरोप लगाया कि उसका पति नशे में उसके साथ मारपीट करता था। ससुराल के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। ससुराल की पुनः से परेशान होकर पिंकी अपने मायके गई थी, हालांकि वहां भी हालात नहीं सुधरे। पीड़िता का है कि मायके वालों ने उसके बच्चे के साथ भी मारपीट की है। तो कुछ समय यहाँ बिजनौर में काम कर रही थी, तो यहाँ के मेरे साथ इन्होंने मेरे साथ जैसे मारपीट करी, तो मैं यहाँ के रहने लगी। तो यहाँ के भी मेरे बच्चे छीन के ले गए घर के मेरे। फिर उसके बाद भी 3 बार मेरे बच्चे छीन के ले गए। 3 बार पुलिस ने मेरे बच्चे दिलवा दिए। तो मैं फिर भी मेरे ऊपर दबाव डालना चाह रहे हैं मेरे घर के। कभी तो नेताओं से कह रहे हैं, कई वकील दबाव डलवा रहे हैं।
फिर पुलिस वालों की धमकी दे रहे हैं मेरे पे, यहाँ आ जा नहीं तो फिर देखी तेरे ऊपर क्या से क्या करवा देंगे। चलिए रुकते बड़ी खबर का, जहां पर नोएडा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जहां कार और ट्रक आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिली ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आगे बात करते हैं यूपी के एटा की, जहां से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि परिवार के सदस्यों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि परिवार के ही मुखिया ने की है। दरअसल पैसों, बेटी की शादी को लेकर हुए विवाद के आरोपी ने पत्नी, बेटी, मां, पिता की ईंट से कुछ हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट के आधार पर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। घटना के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत लिया है। एटा में 4 लोगों की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। चलिए बात कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर के केशवपुरम आवास विकास में 8 जनवरी देर रात यहां पर अराजक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो में अचानक यहां पर आग लगा दी। उसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने यहां पर रावतपुर में कई बार शिकायत की, लेकिन उन्हें हर बार टरका दिया गया। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने 11 दिन के बाद घटना का वीडियो वायरल कर दिया है। पीड़ित के मुताबिक पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में युवक बाइक से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है। एक आरोपी ऑटो में आग लगाकर फरार हो जाता है, जो कि इसमें नजर आ रहा है। देखिए वीडियो भी आपके सामने है। घटना की अगर बात करें तो ये रात की है। यूपी 112 कॉल कर जानकारी भी दी गई। अगले दिन थाने में शिकायत की गई, लेकिन बावजूद उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं पीड़ित के वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये घटना घटित हुई जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक इलेक्ट्रिक ऑटो था जिसमें आगजनी की घटना हुई, जिसमें आई गई। इसमें एक व्यक्ति हैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, इनके द्वारा थाने पर तहरीर ली गई। सुसंगत धाराओं में इसमें पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई हैं। इसमें 2 व्यक्ति दिखते हैं जिस घटना को कारित करते हैं। उन व्यक्तियों की फुटेज के आधार पर उनकी जांच भी कर ली गई। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए खबरों में बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में पुलिस ने स्नैचिंग मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन, चोरी की स्कूटी भी बरामद हुई है। 18 जनवरी गोकलपुरी थाने क्षेत्र में युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी। 2 युवकों ने मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम था। मौके से वो फरार हो गए थे। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इलाके में घेराबंदी की और एक को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दूसरे को चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ा गया है। पुलिस में ये सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी, इसके साथ ही स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब चलिए आगे बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क हादसे यहां पर हुए। 2 महिला सहित 1 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अमरोहा की अगर बात करें तो 2 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 24 घंटे में 3 अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं। 2 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। तो अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क हादसे यहाँ पर हुए हैं। 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हुई है। कर दिया था और बस वाले ने पीछे तो मार दी, हमने
अब चलिए आज मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां पर सहारनपुर रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसा इतना जोरदार था कि कार ने रोड पर कई बार यहां पर पलट गई है। इस घटना में कार में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देख सकता है कि कार तेज रफ्तार से कैसे अनियंत्रित हो गई है। उसके बाद पलट गई। सड़क पर यहां पर पलटी हुई ये कार नजर आ रही है। घटना की जानकारी मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग किशोर के साथ में 4 युवकों ने कुकर्म की वारदात अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित के माता पिता थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे। केस दर्ज करने के बजाय आरोपियों के ही परिजनों को बुलाकर आपस में यहाँ पर जबरन कोरे कागज पर दस्तखत कराए, जहां पर बता दें कि मामले को मारपीट में बदल दिया। और पीड़ित की मां का कहना है कि वो अपने मायके आई हुई है। 18 को उसका 11 वर्षीय बेटे घर के बाहर खेलने के लिए निकला था। इसी दौरान 4 युवक को हिला फुसला कर कमरे में ले गए, जहां उसके साथ में वारदात को अंजाम दिया। हमारे बच्चे के साथ कुछ बच्चों ने दुष्कर्म किए हैं और मतलब वहाँ क्षेत्र में थाने में हमने शिकायत की, वो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से हम मौत सीओ के पास आए। समथर ने मतलब समथर में, हाँ समथर थाना क्षेत्र में हम अपने माँ बाप यहाँ आए थे। हमारा बच्चा खेल रहा था, कुछ बच्चे बहला फुसला कर ले गए, वो साथ दुष्कर्म किए, उसे मारा पीटा। 4 लोग थे वे। झांसी में घर के बाहर खेल रहे 11 वर्षीय किशोर के साथ 4 युवकों ने कुकृत जैसी घटना को किया है। ये मामला जुड़ा है समथर थाना इलाके से, जहां मायके आके का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान 4 युवक उसे बहला फुसला कर एक सुनसान कमरे में ले गए और उसके साथ कुकृत जैसी घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने समथर पुलिस से 18 जनवरी को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने जबरन उसका राजीनामा करा दिया। पीड़िता सीओ की चौखट पर गुहार लेकर पहुंची है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच का हवाला दे रही है। वीरेंद्र राय बार HNN 24/7 झांसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़ का।